विदेश से लौटते ही पीएम मोदी की कैबिनेट की अहम बैठक आज। केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। तमिलनाडु में सीएम विजय कैबिनेट का विस्तार आज 59 साल बाद सरकार में शामिल होगी कांग्रेस के 2 विधायक शपथ लेंगे। गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जारी किया आदेश। अतिरिक्त बेडों और पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था के निर्देश दिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 4 बजे आयोजित होगी बैठक। केंद्रीय मंत्रियों की दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्रा के समापन के बाद आज उनके दिल्ली लौटते ही महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की होने वाली है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। राजनीतिक और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है आज। तमाम मंत्रियों को दिल्ली में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। शाम 4 बजे ये बैठक आयोजित होगी। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर भी चर्चा संभव है। साथ ही राजनीतिक और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत बैठक के दौरान होगी। मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 4 बजे बैठक आयोजित होगी। तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। तमाम मंत्रियों को दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इस बैठक के दौरान राजनीतिक और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में ही मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बैठक के दौरान चर्चा होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा से आज लौट रहे हैं और उनके लौटते ही मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित की गई है। शाम 4 बजे का समय तय किया गया है, जहां तमाम मंत्री बैठक में मौजूद होंगे और इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में ही मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर चर्चा संभव है। बता दें कि यूएई में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इस दौरान कहा जा रहा था कि ईंधन को लेकर, तेल संकट को लेकर, ऊर्जा संकट को लेकर तमाम विषयों पर चर्चा हो सकती है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विदेश यात्रा से भारत वापस आ रहे हैं। शाम 4 बजे बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक, उनके विदेश यात्रा से आते ही बैठक होगी। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, क्या कुछ जानकारी है? आज प्रधानमंत्री वापस लौटेंगे और फिर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। क्या कुछ एजेंडे रहने वाले हैं बैठक के दौरान? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर गुरुवार यानी आज 30 मई को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक करने वाले हैं। यह बैठक प्रधानमंत्री के नए कार्यालय, नए पीएमओ यानी सेवा तीर्थ में होगी। भावना, इस बैठक में जो है मंत्रालय कामकाज की समीक्षा की जाएगी। आगे के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बैठक बन जा रही है। इस बैठक को मिड टर्म रिव्यू के तौर पर देखा जाए, क्योंकि सरकार के 2 साल के जो पूरे होने वाले हैं उसका एक कामों का रिव्यू होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक, सभी मंत्री शामिल होंगे। सभी विभागों कामकाज की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा मुख्यतः 4 बिंदु के आधार पर होगी। इन 4 बिंदुओं में लॉजिस्टिक बदलाव, नियमों में सरलता, कानून नियमों में सरलता, नीतिगत सुधार, प्रशासनिक सुधार शामिल है। इन 4 बिंदुओं के साथ तमाम और चीजें हैं।
उस पर जो प्रधानमंत्री जो है सभी मंत्रालयों की समीक्षा करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक कुछ मंत्रालय द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। कृषि, पेट्रोलियम, वन, पर्यावरण, कॉमर्स, पावर और एटॉमिक एनर्जी समेत एक दर्जन के आसपास जो मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, उनका प्रेजेंटेशन होगा, जिससे सभी विभागों के काम और सुधारों की जानकारी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री के वापस विदेश दौरे से आते ही आज मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक होगी। जिस तरह से मैंने बताया कि सरकार के जो तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो रहे हैं, इन 2 साल कार्यों की जो है प्रधानमंत्री सभी मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करेंगे। कुछ नहीं कमल। और देखिए, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा से क्योंकि लौट रहे हैं और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने तमाम दिग्गजों को भारत में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया है। क्या विदेश यात्रा से संबंधित कई अहम बिंदुओं पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा संभव है? इस बैठक में विदेश यात्रा के बाद कोई चर्चा नहीं है। सरकार के जो 2 साल पूरे हो रहे हैं प्रतिबंध कर चुका है, जो काम समीक्षा की जाएगी। मुख्यतः जो 4 बिंदुओं पर समीक्षा होगी। उसके अलावा कृषि, पेट्रोलियम क्या होगा, सरकार जो 3 साल बचे हैं उन 3 सालों बिल्कुल नहीं कमल। अब देखना होगा कि क्या कोई बड़ा फैसला भी इस बैठक के बाद सामने आता है। धन्यवाद आपका स्नेह कमल तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा, जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का समापन समारोह आज। समापन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे सीएम योगी। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का समापन समारोह है आज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। समापन समारोह में तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का समापन समारोह है आज। उस समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो वहीं सीएम योगी के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, पूरी तरह से तैनाती की गई है, जिससे किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही ना हो, कोई चूक ना हो, इसका पूरा बंदोबस्त प्रशासन की ओर से किया गया है। बता दें कि समापन समारोह का आयोजन है आज और इस समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इसके साथ ही खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। देखिए, इससे पहले लगातार उत्तर प्रदेश में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात भी प्रदेशवासियों को दी है और अब ऐसे में आज 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी, जहां जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। समापन समारोह को लेकर तैयारियां की गई हैं। खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजीव जी, समापन समारोह है और 2 दिवसीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। किन किन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, क्या रूपरेखा सीएम के दौरे की? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार 2 दिवसीय दौरे पे जो है गोरखपुर और जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आज जो है गोरखपुर में जो रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित जो जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप अंडर 19 का जो कार्यक्रम चलेगा उसका समापन समारोह है और ये जो है अंडर 19 17 मई से आयोजित किया गया था। आज 21 मई को इसका समापन है। तो इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विजेता और उप विजेता खिलाड़ी हैं उनको पुरस्कृत करेंगे और इसके अलावा उनका मनोबल बढ़ाएंगे। तो अभी तक का ये कार्यक्रम आज का है और इसके अलावा ये माना जा रहा है कि कल यानी कि 22 तारीख को देवरिया में जो है 655 करोड़ की विकास सौगात देंगे देवरिया वासियों को, जिनमें की 19 परियोजनाएं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि एक जगह 116 करोड़ की 8 परियोजनाओं का भी वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो फिलहाल जो 2 दिवसीय इनका
का कार्यक्रम है। तो आज गोरखपुर में जो अंडर 19 जो खिलाड़ी हैं रोइंग चैंपियनशिप, उनके समापन समारोह में भाग लेंगे और कल जो है देवरिया में कई विकास सौगात जो है देवरिया वासियों को देंगे, जिसमें कि कई नई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जी, बड़ी सौगात कल मिलेगी और आज समापन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कब ये कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए, कार्यक्रम ये माना जा रहा है कि शाम 4 बजे के करीब जो है गोरखपुर में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसकी सभी तैयारी कर ली गई है। पुलिस फोर्स तैयार कर दी गई, सुरक्षा के मद्देनजर रूट डाइवर्जन किया गया। इसके अलावा देवरिया में कल जिस तरह से जो विकास कार्यक्रम है, विकास योजनाओं का जो कार्यक्रम है, उसकी भी कल जो है देवरिया के जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने एक बैठक भी की है और साफ हिदायत भी दी है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जो रूट डाइवर्जन है वो भी किया गया है। जी बिल्कुल, और खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे संजीव यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ? जी जी, क्योंकि तमाम खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। बिल्कुल, जो खिलाड़ी हैं उनके जो विजेता खिलाड़ी, उनको न केवल पुरस्कृत किया जाएगा बल्कि ये कहा जा सकता है कि जो भी खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट रोइंग प्रतियोगिता में जो है चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जो भाग ले रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा। क्योंकि लगातार ये कहा जा सकता है अभी हाल ही में जो है गोरखपुर में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की जो आधारशिला रखी गई है, तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि जो खिलाड़ी हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार तत्पर है और यही कारण है कि बहुत ही जल्द गोरखपुर से वाराणसी जो हाईवे है वहां पर जो है अगले साल 25 दिसंबर 2027 तक जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया अभी कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गोरखपुर में जो है उनका ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का कार्य दौरा लगा रहता है, तो सुरक्षा के जो है काफी इंतजाम किए जाते हैं और स्थानीय पुलिस के साथ जो है पीएससी को भी तैनात किया जाता है। और कल जिस तरह से देवरिया में कार्यक्रम है तो वहाँ पर जो है रूट डाइवर्जन भी किया गया है और साथ ही व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय पुलिस के साथ पीएससी सीआरपीएफ को भी लगाया जाएगा और ये कहा जा सकता है कि रूट डाइवर्जन भी किया गया है ताकि जिस रूट से जो है मुख्यमंत्री जी का फ्लीट आएगा वहां पर किसी प्रकार के लोगों को भी दिक्कत न हो, उसके मद्देनजर जो है यातायात डाइवर्जन किया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा संजीव जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं 22 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया दौरे पर रहेंगे और कई विकास परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। 655.45 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। 116.54 करोड़ की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 538.91 करोड़ की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। तो देवरिया को बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। ऐसे में आज जहां समापन समारोह का मुख्यमंत्री हिस्सा होंगे, तो वहीं कल यानी 22 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से देवरिया में बड़ी सौगात दी जाएगी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। 22 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ का देवरिया दौरा, ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। कई परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया वासियों को देंगे। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का तोहफा मुख्यमंत्री लेकर पहुंचेंगे। 655.45 करोड़ की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम की ओर से किया जाएगा। बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से देवरिया वासियों को दी जाएगी।
और वहीं बंगाल के फाल्ता विधानसभा में रीपोलिंग जारी है। फाल्ता विधानसभा क्षेत्र के 285 मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग हो रही है। रीपोलिंग के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। फाल्ता विधानसभा क्षेत्र के 285 मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग जारी है। रीपोलिंग के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और इसी को देखते हुए तमाम कंपनियां यहां पर तैनात की गई हैं। केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां तैनात हैं, जिससे मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो और पोलिंग बूथ पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई उपद्रवी मौके का फायदा ना उठा सके। इन तमाम चीजों को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तमाम केंद्रीय बल यहां पर तैनात हैं। बताया जा रहा है कि मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां तैनात की गई हैं। फाल्ता विधानसभा में रीपोलिंग जारी है। 285 मतदान केंद्रों पर फाल्ता विधानसभा में रीपोलिंग हो रही है। रीपोलिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की 35 कंपनियां तैनात हैं। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा में रीपोलिंग जारी है। दोबारा यहां पर मतदान कराया जा रहा है। फाल्ता विधानसभा क्षेत्र के 285 मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग कराई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब खबर लखनऊ से, जहां गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश जारी किए। सभी अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सालयों में पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। अस्पतालों में पर्याप्त बेड और दवाइयों की व्यवस्था के निर्देश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से दिए गए हैं। सभी अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। बता दें कि प्रदेश में लगातार गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से जान का खतरा बना हुआ है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सरकार की ओर से लगातार प्रशासन को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो वहीं गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश जारी किए हैं। सभी अस्पतालों और साथ ही चिकित्सा संस्थानों को जरूरी दिशा निर्देश डिप्टी सीएम की ओर से दिए गए। चिकित्सालयों में पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने के आदेश हैं। अब बात बांदा की, जहां तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में सबसे अधिक तापमान रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और तेज धूप के कारण तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। 19 से 23 मई के बीच प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण लू चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और साथ ही सतर्क रहने की सलाह दी है। आदेश के आधार पर जिले में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में हीट वेव खत्म होने तक अवकाश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का बांदा देश में सबसे गर्म शहर रहा। प्रदेश में भीषण लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि दोपहर के समय खासकर घर से बाहर निकलने से बचें। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। 48.2 डिग्री के साथ देश में सबसे ज्यादा तापमान बांदा में दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश का बांदा गर्मी से अस्त व्यस्त हो रहा है। 19 से 23 मई तक तापमान बढ़ने की भी चेतावनी जारी की गई है और इसी को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। देखिए, हीट वेव में जिला प्रशासन पूरी अपनी कमर कसे हुए है। पिछले कुछ समय से बांदा जिला प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का सबसे गर्म जिला उभर कर आ रहा है। ऐसी स्थितियों में हम लोगों ने 3 हिस्सों में अपने स्ट्रेटजी बनाई है। हमारे बांदा के जो वासी हैं, शहर के वासी और ग्राम वासी, दोनों के लिए जो पेयजल और हीट वेव से बचाव के एडवाइजरी के तहत जितने भी निर्देश हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए निर्देश दिए जा
उत्तर प्रदेश का बांदा इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। जिले में तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बांदा 48 डिग्री को पार करते हुए दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि दोपहर होते ही सड़कें सूनी पड़ जा रही हैं और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। भीषण लू का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार नदी दोहन और मोरंग खनन की वजह से जिले का तापमान और ज्यादा बढ़ रहा है। गर्म हवाओं ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम अमित आशेरी ने लोगों से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की अपील की है। स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था और बच्चों के लिए ओआरएस किट की व्यवस्था की जा रही है। बांदा से भारत अपडेट के लिए अरबाज खान। और वहीं वाराणसी में भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए रोजाना करीब 1.5 लाख श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने धाम परिसर में विशेष इंतजाम किए हैं। मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं के लिए धाम परिसर में जगह जगह आरओ, वाटर कूलर और साथ ही बड़े मटकों में ठंडे पानी की व्यवस्था की है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को ओआरएस और ग्लूकोज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। गर्म फर्श से बचाने के लिए पूरे धाम परिसर में जूट मैट बिछाई गई है। दर्शन पथ पर छाया के लिए जर्मन हैंगर और साथ ही टेंसाइल स्ट्रक्चर के साथ गर्मी कम करने के लिए मिस्ट फैन भी लगाए गए हैं। मंदिर प्रशासन ने स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मजबूत किया है। धाम परिसर में आरोग्य केंद्र, एम्बुलेंस और साथ ही प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की गई है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो दोपहर के समय दर्शन के लिए आने से बचें। घर से भोजन और पर्याप्त पानी पीकर ही अपनी यात्रा शुरू करें। दोपहर में दर्शन से बचने की अपील की जा रही है। बता दें कि हीट वेव के बीच भी आस्था का सैलाब मंदिर परिसर में उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजाना लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दोपहर में दर्शन से बचने की अपील की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी लोगों की आस्था लगातार बनी हुई है और इस भीषण गर्मी में भी लाखों श्रद्धालु रोज भगवान के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए, उनके मनोबल को देखते हुए परिसर में तमाम तरह के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे मंदिर परिसर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही लोगों को धूप से बचाने के लिए जर्मन शेड भी लगाए गए हैं, जिससे गर्मी से लोगों को बचाया जा सके। और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मंदिर प्रशासन की ओर से मुस्तैद किया गया है, जो जर्मन हैंगर और साथ ही टेंसाइल स्ट्रक्चर के साथ गर्मी कम करने के लिए मिस्ट फैन की व्यवस्था भी की गई है। कौशाम्बी में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने हीट वेव को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। साथ ही कहा गया कि प्यास ना लगे तब भी लगातार पानी पीते रहें, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। और साथ ही बचाव के लिए टोपी, गमछा, छाता और हल्के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। बच्चों और पालतू जानवरों को बंद वाहनों में ना छोड़ने की सख्त चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी प्रशासन की ओर से दी गई। उत्तर प्रदेश में जहां भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जहां एक तरफ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की अपील विभागों की ओर से की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सख्त चेतावनी दी गई है कि अपने पशुओं को यानी अपने पेट्स को और बच्चों को बंद गाड़ी में ना छोड़ें, वरना ये भारी पड़ सकता है। और इसके साथ ही जितना हो सके तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें, खाने पीने का ख्याल रखें। जंक फूड इस दौरान अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। ज्यादा तला भुना खाना
खाने से बचने की अपील की जा रही है और इसके साथ ही दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर ना निकलने की अपील लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम इंतजाम पूरे किए गए हैं, लेकिन एहतियात बरतने की लगातार अपील प्रशासन कर रहा है। तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और कहा जा रहा है कि पानी, हल्के कपड़े और सावधानी बरतें। भीषण गर्मी के समय में कॉटन के वस्त्रों का इस्तेमाल करें। जिला प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर रखने और साथ ही बेवजह बाहर निकलने से बचने की सलाह प्रशासन की ओर से दी जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम तैयारियों की समीक्षा की है, तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। डिप्टी सीएम की ओर से भी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और जमीनी स्तर की बात करें तो प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने